वेलकम टू माई चैनल। आज हम एक नावल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन लिखा था जेम्स जॉयस ने, जो कि एक आयरिश राइटर है। इन्होंने इस नावल में पर काम किया था 1903 से लेकर 1904 तक। तो इसमें जब इन्होंने काम करना स्टार्ट किया था तो इन्होंने जब ये नावल लिखा तो उन्होंने पहले इस नावल को नाम आ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन नहीं दिया था। इन्होंने इसका नाम रखा था स्टीफन हीरो। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे रियलाइज दैट दे वांट टू ऐड सम मोर थिंग इन दिस नावल। सो years लेटर इन 1905 में इसमें इन्होंने इस नावल में दोबारा काम करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज वो क्या चाहते थे, जेम्स जॉयस इसमें ज़्यादा चीज़ें एडअप करना चाहते थे। जिसके बाद उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा हमारे सामने मास्टर्स पीस एडअप किए, मास्टर पीस इसको नावल को बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट किया। आफ्टर ऑल दीज थिंग्स दिस नावल पब्लिश इन 1916, यानी कि 1916 में फिर ये नावल पब्लिश हुआ। और जब ये हम नावल रीड हमने किया तो इस हमने देखा कि किस तरह का जैनर है। तो ये एक ऐसा जैनर है जिसमें हमारे पास जो करैक्टर हैं उसकी एक साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल चेंजेस पर फोकस करता है। यानी कि जितने भी इसमें हमारे पास करैक्टर होंगे उनके एक साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल वैल्यूज़ होंगी। उन चीज़ों पर फोकस करके वो अपने काम को आगे करेंगे। यानी कि इस नावल में हमारे पास जो करैक्टर्स होंगे उनके चाइल्डहुड से लेकर मेच्योरिटी एंड टिल द एंड ऑफ द एज उस पर बात करेंगे। यानी जो भी हम करैक्टर डिस्कस करेंगे, पहले तो हम उसके चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे कि उसका बचपन कैसा बुरा गुजरा, फिर उसकी मेच्योरिटी यानी कि जब वो अडल्ट हुआ उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके एट द एंड ऑफ द एज तक बात करेंगे इस नावल में। तो जेम्स जॉयस ने इस नावल में चाइल्डहुड, मेच्योरिटी और एट द एंड ऑफ द एज को डिस्कस किया था अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन में। और ये एक नावल क्या है? दिस नावल टेल्स अस द स्टोरी ऑफ स्टीवन डेडलेस बॉय के ये जो पूरा नावल है किस पे डिपेंड करता है, स्टीफन डेडलस। स्टीफन डेडलस हमारे पास मेन करैक्टर है स्टोरी का, जो कि क्या था, अडल्ट था, बट एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एट द प्लेस ऑफ आयरलैंड के ये जब नावल लिखा गया था तो ये एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में लिखा था आयरलैंड पे। तो ये नावल क्योंकि हमें पता है कि स्टीफन डेडलस पे बेस करता है, फुल स्टोरी इस पे बेस करती है, इस पे इसके फादर पे और इसकी कुछ क्रश गर्ल्स हैं इसमें जो इनको ऐड किया गया है, और उसके मास्टर्स जिस तरह इनको स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं। और जैसे कि बात की हमने कि स्टीफन डेडलस बॉय जो कि क्या था, अडल्ट था एट द एंड ऑफ द सेंचुरी एट द प्लेस ऑफ आयरलैंड। एंड जब ये अडल्ट हुआ था एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी आयरलैंड पे इस नावल को जो स्टोरी थी वो लिखी गई। एंड फाइनली जब वो बड़ा होता है तो वो डिसाइड करता है कि वो तमाम जो उसके सोशल, रिलीजियस या फैमिली इश्यूज हैं उनको छोड़ देगा। यानी कि बिकॉज ही लव्स आर्ट्स एंड इज हाईली टू डिवोट ऑल हिज लाइफ इन आर्ट के जो स्टीफन डेडलस था उसे रिलीजन या सोशल जो लाइफ है अपनी फैमिली से कोई ख़ास सरोकार नहीं था कि उसकी फैमिली किस तरह लाइफ गुजार रही है। उसे सिर्फ आर्ट से लव था और वो क्या चाहता था कि वो ही वांट टू डिवोट ऑल हिज लाइफ इन आर्ट। लेकिन ये तो हमने बस उसके कुछ मेन पॉइंट डिस्कस किए कि स्टीफन डेडलस क्या था। उसकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी बचपन से लेकर अडल्ट होने तक, फिर उसकी जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और उसकी स्टोरी के करैक्टर को हमने बयान किया। तो स्टीफन डेडलस मतलब मेन पॉइंट ये है कि वो ही लव्स आर्ट बट ही इग्नोर सोशल, रिलीजियस एंड फैमिली life. And the main point in this novel is that James Joyce, when write this novel, they use the technique of stream of conscious.
कि जब भी ये नावल लिखा जा रहा था तो जेम्स जॉयस ने इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का वर्ड यूज़ किया, यानी कि उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस की टेक्निक यूज़ की इस नावल में। और ये अगर हम बात करें कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस कैसी टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम ऑथर के एक करेक्टर के थ्रू अपने माइंड की जो हमारी थॉट्स होती हैं उनको पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। और जो स्टीफन था वो भी इस नावल में अपनी जो उसके माइंड की थॉट्स हैं उनको पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। यू कैन आल्सो से दैट दोज अनकम्प्लीट आइडियाज़ वुड बी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, कि हमारे पास जितने भी हमारे अनकम्प्लीट आइडियाज़ हैं जिनको हम कंप्लीट नहीं कर सकते उन्हें हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस में लेते हैं। और क्या था, ये नावल स्टार्ट हुआ था स्टीफन जो डेडलस है जब वो 3 इयर्स का था तो ये नावल स्टार्ट किया था। एंड ये क्या था, अपनी फैमिली में एक सिबलिंग से बड़ा भाई था। जो स्टीफन डेडलस था उसके टोटल 10 सिबलिंग्स थे वो, यानी कि 10 बहन भाई थे और ये इन सब बहन भाइयों में बड़ा था। तो जिसकी ये बड़ा था जैसे हमें पता है। तो जो साइमन डैडलस यानी कि फादर ऑफ स्टीफन डैडलस था, वो जो स्टीफन था अपने फादर साइमन डैडलस से क्या करता था, फेरी टेल्स या ऐसी जो स्टोरीज होती हैं उनको सुनता था डेली बेस पे। एंड जो स्टीफन जो फैमिली थी वो क्या करती थी, कैथोलिक जो चर्च है उसके रूल्स को वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी, कि वो कैथोलिक जो चर्च है यानी रिलीजन है उसे बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। और जो स्टीफन फैमिली थी दे वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय आयरिश नेशनैलिटी। जब स्टीफन छोटा था तो उस पर कैथोलिक फेथ और जो आयरिश नेशनैलिटी था उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था, यानी कि क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे उसकी पूरी फैमिली थी वो कैथोलिक चर्च और जो नेशनैलिटी आयरिश नेशनैलिटी थी उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, जिसकी वजह से स्टीफन पर भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इन्फ्लुएंस रहा था। और इसके बाद हमारे पास करैक्टर आ जाता है मिस डेंटे का, जो कि क्या थी, मिस डेंटे एक उसकी स्टीफन की टीचर थी। कि जब वो बहुत छोटा था तो वो उनको कहता था कि उसे अपने पड़ोस की एक लड़की जिसका नाम था एलन वेनिस, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, यानी उस पे बहुत ज़्यादा क्रश है और वो उससे शादी करेगा। ये बात कहता था स्टीफन अपनी टीचर मिस डेंटे को, जिसकी वजह से क्या था, उसकी टीचर्स और उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि ये स्टीफन इतनी ज़्यादा छोटी एज में ये क्या बात कर रहा है, क्योंकि क्या था बहुत ज़्यादा रिलीजियस, स्टीफन की फैमिली बहुत ज़्यादा रिलीजन को मानती थी और वो आयरिश नेशनैलिटी पे अमल करती थी। तो जिसकी वजह से क्या करते हैं कि वो चर्च को फॉलो करने की वजह से, और जो हमारे पास पड़ोस की लड़की थी उसके पास पड़ोस की लड़की थी यानी कि उसकी हमसाई थी, वो उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टेंट ग्रुप से बिलोंग करती थी। और जो स्टीफन की फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा चर्च को फॉलो करते थे और पड़ोस की लड़की चूँकि एक प्रोटेस्टेंट ग्रुप से बिलोंग करती थी, इसी वजह से उसकी जो फैमिली है उसके फादर को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने शर्म फील करना शुरू कर दी कि ये स्टीफन क्या बात कर रहा है। इसके बाद जब स्टीफन ने ये बात की तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शर्म फील करने की वजह से वो क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं कि ये स्टीफन क्या बात कर रहा है। लेकिन क्योंकि स्टीफन क्या कह रहा था, वो बिल्कुल मुतरादिफ बात कर रहा था अपने फादर से। और आफ्टर डैट जब ये वक्त गुजर गया तो स्टीफन ने क्या किया, एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस कॉलेज में उसने एडमिशन लिया जिसका नाम क्या था, कोलंबस वुड कॉलेज। उसने कोलंबस वुड कॉलेज में उसका जो उसके फादर ने उसका जब एडमिशन करवा दिया तो ही फील लोनलीनेस देयर, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उनमें घुल मिल जाता है। जब उस कॉलेज में जाता है तो वहाँ पे उसका दिल नहीं लगता, वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसका वहाँ पे दिल लगना शुरू हो जाता है। तो ये हमने स्टीफन की स्टार्टिंग पॉइंट जो भी थी उसको डिस्कस किया। लेकिन हमारे पास इधर क्या आता है कि क्लाइमैक्स जैसे आप कह लें कि हमारे पास 3 मेन इंसिडेंट आ जाते हैं इस नावल में, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट में, जो कि स्टीफन के करैक्टर पे बेस करते हैं। ये नंबर 1 डिच इवेंट एंड नंबर 2 इज़ क्रिसमस पार्ट
यानी कि क्रिसमस पार्टी होती है। एंड नंबर 3 इज़ रिटर्न टू स्कूल। अगर हम अपने फर्स्ट इवेंट की बात करें, डिच इवेंट क्या था पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट यंग मैन में, कि जो स्टीफन था कि बिल्कुल न्यू था स्कूल में, और क्या किया जाता था, उसे बहुत ज़्यादा तंग किया जाता था, यानी कि उस पे जोक किए जाते थे, उसके जोक के ज़रिए उसे तंग करने की कोशिश की जाता था स्टीफन को स्कूल में। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक दफ़ा स्कूल के जो बॉयज़ थे यानी लड़के थे, तो उन्होंने क्या किया, स्टीफन के गंदे पानी में यानी कि गड्ढा बना हुआ था उसमें उसे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से स्टीफन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया। क्योंकि उसके बाद उसने रियलाइज़ किया कि वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो उस स्कूल के जो दूसरे लोग हैं वो उनसे टोटली डिफरेंट है, और यानी कि जो आउटसाइडर थे वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, उनकी नेचर डिफरेंट थी। और जो था हमारे पास स्टीफन, उसकी नेचर बिल्कुल डिफरेंट थी, यानी कि वो एक रिलीजन को फॉलो करता था, और उसके जो फ्रेंड थे यानी कि स्कूल में जितने बॉयज़ थे वो बहुत ज़्यादा क्या करते, बदतमीज़ी करते थे और दूसरों को तंग करने की कोशिश करते थे, जैसे उन्होंने स्टीफन किया। और स्टीफन जिसकी वजह से बीमार हो गया इन डिच इवेंट्स में। अगर हम बात करें क्रिसमस पार्टी की, तो जब क्रिसमस पार्टी जब स्टीफन होता है 6 इयर्स का, तो उसे क्या होती हैं, हॉलीडेज़ होती हैं सर्दियों की, और सर्दियों की जब हॉलीडेज़ में वो घर जाता है तो उसके फैमिली एक क्रिसमस पार्टी अरेंज करते हैं, जो कि सिर्फ स्टीफन के लिए की जाती है, क्योंकि अब अडल्ट हो गया तो अब वो पार्टी में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट इससे इस खुशी का जो मौका था उस पर उनकी फैमिली को एक पता चलता है कि एक जो आयरिश नेशनलिस्ट है यानी कि चार्ल्स है, अंकल चार्ल्स पैनल है, उनकी डेथ हो गई है। जो कि तब उनकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं और जो पार्टी में आए दूसरे लोग होते हैं वो आपस में, यानी कि मिस डेंटे और मिस्टर कैसी, वो उन सब में एक फाइट शुरू हो जाती है रिलीजियस और पॉलिटिक्स को लेके, कि कुछ लोग पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, कुछ रिलीजन को, क्योंकि एक आयरिश जो नेशनलिस्ट है उसकी डेथ हुई होती है और सब जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं, और जिस वजह से उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेके। और रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा इनमें डिबेट हो जाती है, जिसकी वजह से स्टीफन को पॉलिटिक्स और रिलीजन्स के मसला कुछ समझ नहीं आता, और वो कंफ्यूज हो जाता है कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है या किसको फॉलो करना है। आफ्टर डैट हमारे पास थर्ड इवेंट आता है, जब वो क्या करता है, स्टीफन रिटर्न हो जाता है स्कूल को, रिटर्न टू स्कूल। जब हम स्टीफन की रिटर्न टू स्कूल के बारे में बात करते हैं, तो जो जितने भी क्लास के जो बॉय थे उनकी जब वो दोबारा स्कूल वापस जाता है अपने हॉलीडेज़ के बाद, तो जो क्लास के जो बॉय थे बहुत ज़्यादा रॉ वेन थे, और उसके साथ ही वो अपनी क्लास से बड़े लड़कों के साथ उन्हें बहुत ज़्यादा होमोसेक्सुअलिटी करते थे, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीते थे, और जो बड़े क्लास के लड़के थे उनमें होमोसेक्सुअलिटी करते हुए उन्हें पकड़ा गया, जो स्टीफन के स्कूल के यानी कि उसके क्लास के लड़के थे, जब वो बैक टू स्कूल गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो स्टीफन के जितने भी टीचर थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री थे इस बात पे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो जब स्टीफन ये काम कर रहा था तो उससे क्या हुआ, एक्सीडेंटली ग्लास ब्रोकन हो गया। तो जब उसकी जो एक्सीडेंटली स्टीफन की जो ग्लासेस हैं वो ब्रोकन हुई, तो वो सही तरह से अपना काम ना कर सके, यानी कि उसे क्लास का काम मिला हुआ था, लेकिन जो स्टीफन था वो उसकी ग्लासेस क्योंकि टूट गई थी, तो वो अपना जो क्लास का वर्क है उसे कंप्लीट नहीं कर सका, जिसकी वजह से उसके टीचर्स ने उसे बहुत क्रूरली पनिश किया। एंड देन उसके जो क्लासमेट्स थे उन्होंने क्या किया, स्टीफन को इनकरेज किया कि ये टीचर्स ने बात गलत किया है, तुम ये प्रिंसिपल के साथ टीचर साथ कंप्लेन करो जाके। तो स्टीफन ने ऐसा ही किया, उसने उनकी बात मानी और उन्होंने कंप्लेन की अपने प्रिंसिपल से जाके, जिसकी वजह से क्या किया, स्टीफन को इंसाफ भी मिला। और कुछ स्टीफन ने जितना भी मिला हुआ था होमवर्क या जिस वजह से पनिश किया था, और उस पर टीचर ने उन्हें, जब टीचर्स को सज़ा दी गई तो इससे स्टीफन बहुत खुश हुआ और उसे बहुत ज़्यादा इनकरेज मिली, और उससे उससे उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि स्टीफन ने जो कुछ भी किया है अच्छा किया है।
देन उन्होंने कुछ देर का क्या किया, सीन डिस्चार्ज किया कि जिसमें स्टीफन ने गर्मियों की छुट्टियां मिली थी और गर्मियों की छुट्टियों पे वो अपने घर चला गया। इसके बाद क्या हुआ, जब वो गर्मियों की छुट्टियों पे अपने घर गया तो स्टीफन ने क्या किया, स्टीफन डेली अपने नेबरहुड या अपने जो अंकल उसका चार्ल्स है उसकी कंपनी को एंजॉय करता था। अपनी जो मोहल्ले की गलियां थी उनमें घूमने निकल जाता था स्टीफन जो था। जब तो ऐसे ही वक्त गुजरता गया और जो स्टीफन है उसको हॉलीडेज़ उसकी जितनी भी थी वो एंड होगी। लेकिन जब उसकी हॉलीडेज़ एंड हो गई तो उसने ये रियलाइज़ किया कि जो उसके फादर हैं फाइनेंशली वो उसे सपोर्ट नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो अपना जो उसका ओल्ड स्कूल था उसमें ना जा सका, यानी कि ही डिडंट गो टू हिज ओल्ड कॉलेज एंड द होल फैमिली शिफ्ट एट डबलिन प्लेस। उसकी जो पूरी फैमिली थी उन्होंने वो जगह छोड़ दी जहाँ पे वो रह रहे थे, यानी कि जहाँ पे अपने वो प्रीवियस कॉलेज में जा रहा था उसने वो छोड़ दिया और उसने क्या किया, एक डबलिन प्लेस पे वो शिफ्ट हो गए। एंड ही अट्रैक्ट टूवर्ड्स एमा क्लैरे। वहाँ पे जब डबलिन प्लेस पे वो शिफ्ट हुए तो वहाँ पे उसने उसे एक लड़की ने अट्रैक्ट किया जिसका नाम था एमा क्लेरे। तो एमा क्लेरे उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आफ्टर डैट उसने स्टीफन ने क्या किया, वहाँ पे एक कॉलेज बेल्वेडरे कॉलेज उसमें वहाँ पे उसने एडमिशन ले लिया और वहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा अपने काम को सीरियस लिया, यानी कि उसने सीरियसली स्टडी करना स्टार्ट कर दी उस स्कूल में। क्योंकि वो स्कूल जो था उस स्कूल में इतनी ज़्यादा स्टडी की, उसने बहुत ज़्यादा इनाम लिए, बहुत ज़्यादा वर्क करता था वहाँ पे। और उसके बाद उसे क्या है, स्कूल में एक थिएटर था जिसमें एक फाइन एक्टर की तरह उसने अपना काम करना शुरू कर दिया और वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्टर भी बन गया ड्यूरिंग स्टडी इन स्कूल। इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद भी वो अकेलापन महसूस करता है जो स्टीफन है, कि उतनी इतनी ज़्यादा अचीवमेंट महसूस कर रही है लेकिन फिर भी उसे इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हो रही। तो उसके बाद क्या होता है कि स्टीफन जो है ना वो डिसाइड करता है कि अपने वालिद यानी कि साइमन के साथ ट्रिप पे जाएगा। तो जब वो ट्रिप के साथ जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि उसके फादर बहुत ज़्यादा वेन पीना या शराब पीना शुरू कर दी है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितनी भी ये स्टीफन को स्कूल में अपने मिले थी प्राइज़ मिले थे, कैश प्राइज़ जो कि उसने बहुत ज़्यादा फाइन एक्टर पे वर्क किया था या उसने वैसे स्टडी में विन किए थे, तो उसके पास जितनी भी कैश प्राइज़ थी उसने क्या किया, जब वो ट्रिप पे गए तो उसने वो सारी स्पेंड कर दी। उसके बाद फिर रियलाइज़ होता है कि उसके पास तो अब कुछ भी नहीं है, तो अब वो क्या करेगा। एंड वक्त गुजरता गया और एट द एज ऑफ 14 चेंजेस ऑफ हार्मोन्स ही फील सम बॉडी चेंजेस। क्योंकि जब वक्त गुजर रहा था और स्टीफन जो है ना वो बड़ा हो रहा था, उसने अपनी बॉडी में कुछ हार्मोन चेंजेस फील किए जिसकी वजह से उसने अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए वो क्या गलत काम करना शुरू कर देता है। लेकिन वो सोचता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसने किया कुछ काम करके अपनी जो बॉडी की उसकी जो फीलिंग थी उसको फुल किया। आफ्टर अ पीरियड ऑफ सिंफुल लिविंग स्टीफन क्लास एक दफ़ा फिर 3 डेज़ की रिलीजियस जो रिट्रीट थी उसमें पार्टिसिपेट करता है कि वो उस पे वक्त गुजर जाता है। और उसके बाद स्टीफन क्या करता है, अपने उसके क्लास का 3 डेज़ का रिलीजियस एक रिट्रीट होती है उसमें वो पार्टिसिपेट करता है। और जब स्टीफन क्या करता है, वो डिसाइड करते हैं उसकी क्लास के स्टीफन बहुत ज़्यादा रिलीजियस में पार्टिसिपेट करता है तो उसे क्या करना होगा कि उसे एक फादर की तरह उसे रोल दिया जाए कि उसके अपने पास के बारे लाइफ के बारे में जितना भी सोचा है ना बहुत ज़्यादा कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस था, बहुत ज़्यादा कैथोलिक फेथ पे अमल करता था, तो उसे एक फ़ादर का रोल करना चाहिए। उसके टीचर्स ने उसे ये मशवरा दिया, लेकिन जब उसके बाद स्टीफन बहुत ज़्यादा सोचता है और वो फिर अपनी लाइफ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से उसे बहुत गिल्टी फील होने लग जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस लाइफ को नहीं गुजारेगा, यानी कि एज अ फादर वो रिलीजन में नहीं काम कर सकता। क्योंकि स्टीफन जो था बहुत ज़्यादा क्या था कि वही ब्यूटी पे डिपेंड करता था, उसे ब्यूटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी जिस वजह से वो नहीं रह सकता था और वो कैथोलिक लाइफ नहीं डिपेंड कर सकता था।
and he decided to lead his life with full of purity and devotions. और all these things when he realized that कि उसने अपने पास में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें की हैं, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को फुल प्योरिटी और डिवोशंस के साथ स्पेंड करेगा। फिर वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस जो उसकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से उसको उसके जैसे टीचर्स इंकरेज करते हैं कि वो रिलीजन में पार्टिसिपेट करे, यानी कि वो एज अ फादर काम करे। लेकिन वो इस चीज़ से मना कर देता है। वो कहता है वो इस तरह की लाइफ नहीं स्पेंड कर सकता, उसमें बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो करने होती हैं, अपनी लाइफ को डिवोट करना होता है। आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू अप्लाई इन यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन, जहाँ पे उसने एडमिशन लिया, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने फ्यूचर को डेवलप करे, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट की लाइफ गुजारना चाहता था और वो इस चीज़ को अपने फ्यूचर को शेप देना। देन कुछ वक्त गुजरता गया और स्टीफन है, उसकी जो सिस्टर है कि उसने उसने बताया कि उसकी फैमिली की जो 2 वीक्स हैं उनसे उसकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है। वो बहुत परेशान होकर एक रिवर के किनारे चला जाता है, कि जब वो ये सुनता है कि उसके फादर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसने तो अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। वो एक रिवर के किनारे चला जाता है। तो जब वो रिवर के किनारे चला जाता है तो वो एक लड़की को देखता है रिवर में, तो जिसकी वजह से स्टीफन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि यहाँ पे एक लड़की है जो कि अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजार रही है। उसके बाद ही डिसाइडेड टू बिकम राइटर। उसने कहा कि वो इस ब्यूटी को एक पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करेगा एज अ राइटर, यानी कि अपनी आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश को पूरा करेगा। और ये इस तरह ही नावल का एंड होना स्टार्ट हो जाता है, कि यानी कि स्टीफन को एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट के तौर पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया जाता है, वहाँ पे अपीयर होता है। वो अपनी क्लासेस को इस तरह के वक्त में वो अपनी क्लासेस को फिर स्किप करना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड करता है। फ्रेंड क्रैनली, उसके फ्रेंड का नाम था क्रैनली, उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना करना शुरू कर देता है। यानी कि वो जितनी भी चीज़ें उसके लाइफ में हो चुकी थी, गुजर चुकी थी, उससे बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। और जब वो ये क्लासेस बंक करता है, तो क्लासेस बंक करने के दौरान वो अरिस्टोटल और क्वाइनेस जो हमारी बुक है उसको रीड करना शुरू कर देता है, और उसको रीड करने के बाद अपनी एस्थेटिक जो थ्योरी है उसको डेवलप करता है कि किस तरह वो एज आर्टिस्ट काम कर सकता है। एंड एट द एंड ऑफ द नावल स्टीफन ने डिसाइड किया कि अगर वो एज अ आर्टिस्ट लाइफ स्पेंड करना चाहता है, तो उसे क्या होगा, अपनी फैमिली रिलीजन को पीछे छोड़ना होगा और कहीं दूर चला जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी जो एज अ आर्टिस्ट जो लाइफ स्पेंड करना चाहता है, यानी कि वो आर्टिस्ट बन के लाइफ स्पेंड करेगा, तो उसे अपनी फैमिली रिलीजन को पीछे छोड़ना होगा। तो ये हमने अपने आज का फुल नावल डिस्कस कर लिया, विच इज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। होप सो you people like it and understand it, and don't forget to like, subscribe and share to my channel.